उपचुनाव जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, एक लहर थी पूरे महाराष्ट्र में सेना बीजेपी की। आपने दाऊद की बात की, कोई ऐसा मामला मेरे ऊपर है नहीं कि कोई दाऊद कनेक्शन। बीजेपी तो चिल्लाती रहती है कि दाऊद से संबंध है आपके, अंडर वर्ल्ड से संबंध है आपके। लोग मेरी बदनामी के लिए इस तरह से बातें कर रहे हैं। हम उन सभी को नोटिस भेजेंगे, या तो वे माफ़ी मांगेंगे या हम डिफेमेशन का सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस उन पर डालेंगे। देवेंद्र फडणवीस पे, सब पे, कोई भी हो, कितना बड़ा भी नेता हो। कि तमाम नारे बीजेपी के नेता लगा रहे हैं आकर के। आप एक मुसलमान हैं और आपको पता है कि जब ये नारे लगाए जाते हैं तो किस तरफ इशारा किया जा रहा है। देखिए, ये बाहियात नारे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी इस तरह के नारे लगाते हैं, लगाते रहेंगे। आपको पास ऑप्शन था कि अजीत पवार साहब के साथ रहें, शरद पवार के साथ जाएं। देखिए, जो मेरे संकट में आया साथ रहा, मैं उसके साथ हूँ। जब मैं जेल में 17 महीने था, दोनों बेटियां मेरी संघर्ष कर रही थी, तो क्या परिस्थिति हमारी थी कोई पूछ नहीं रहा था। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर नवाब मलिक साहब से बात ना हो तो आप राजनीति को नहीं समझ सकते। और इस बार तो नवाब मलिक साहब से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवाब मलिक साहब की पार्टी नई है या पुरानी पार्टी, सब पर बात होनी है। पहले 1 मिनट में पहले बताना चाहता हूँ नवाब मलिक साहब के बारे में। नवाब मलिक साहब हमारे बगल में तो बैठे हैं। नवाब मलिक साहब कई बार विधायक रहे और अभी जब सरकार थी तो उसमें मंत्री भी थे। इनको जेल जाना पड़ा दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। 2 साल जेल में लगभग ये रहे, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली स्वास्थ्य कारणों से, और उसके बाद आकर के ये चुनाव इस बार विधानसभा में लड़ रहे हैं। अभी तक ये अणुशक्ति नगर से विधायक रहे हैं। इस बार इन्होंने अपनी सीट बदली है। ये पास की ही एक सीट है शिवाजी नगर मानखुर्द, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनौती दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के। नवाब मलिक, जिन्होंने समीर वानखेड़े ने जब शाहरुख खान और तमाम वो गिरफ्तारियां करी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले नेताओं में से थे जिन्होंने समीर वानखेड़े को एक्सपोज किया। तमाम मुद्दों पर खुलकर सालों से अपनी बात रखते रहे हैं, एनसीपी के प्रवक्ता भी रहे हैं, सब इनको जानते हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्ते। बहुत सारी बातें करनी है आपसे। शरद पवार जी के साथ आप क्यों नहीं गए, अजीत पवार के साथ क्यों हैं, जब अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। किडनी का प्रॉब्लम है, वो तो है ही है, इसका इलाज चल रहा है। बाकी और भी चीज़ें हैं, जब जब होता है कंसल्ट डॉक्टर से करके, लेकिन फिलहाल ठीक तो है। ठीक है, मतलब प्रचार कर पा रहे हैं पूरी ताकत से? कर रहे हैं। चुनौती कैसी है? आपकी सीट तो अणुशक्ति नगर से है, जहाँ से आपकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं सना, और आप अणुशक्ति नगर छोड़ करके शिवाजी नगर मानखुर्द क्यों चले गए? बेटी, अगर लोग ये कह रहे हैं अगर भाई नवाब साहब को अपनी लेगेसी देनी थी तो बेटी को चुनाव लड़ाते। तबीयत नहीं ठीक है और आप एक कठिन चुनाव लड़ रहे हैं अबू आदमी साहब के खिलाफ शिवाजी नगर मानखुर्द से। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं 5 बार विधायक रहा। 3 बार हम पहली बार चुनाव जीते 1996 में। उपचुनाव जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, एक लहर थी पूरे महाराष्ट्र में सेना बीजेपी की, तो उपचुनाव हुआ था। पहले 95 का चुनाव हम हार गए थे समाजवादी पार्टी से, और फिर 96 में उपचुनाव हमने जीता। फिर लगातार 3 टर्म वहाँ से हम एमएलए रहे। फिर 2009 में जब डिलिमिटेशन हुआ, सीटें कुछ बटी, कुछ रिजर्वेशन हो गई, तो कुर्ला सीट जो है उसके 2 हिस्से हो गए। मेजॉरिटी कुर्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में था तो वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, और कलीना आधी हो गई जो कांग्रेस ने ले ली, और कुर्ला एनसीपी को दे दी। तो एनसीपी ने मुझे अणुशक्ति नगर, जो ट्रॉम्बे विधानसभा जिसकी शिवाजी नगर अणुशक्ति नगर 2 पार्ट थे, अलग अलग हो गए, और मुझे पहली बार अणुशक्ति नगर भेजा गया, तभी हम जीते। फिर 14 में जब सब पार्टियां अलग अलग लड़ी तो 1000 वोटों से, जब हम 2 सीट लड़ रहे थे, कलीना और अणुशक्ति नगर, तो 1000 वोटों से बेईमानी के कारण हम हार गए थे। फिर 2019 का चुनाव हुआ
तो उसमें 16,000 से लोगों ने हमें फिर पुनः इस विधानसभा से जिताया। फिर कैसे सरकार बनाने का इशू आया, हम लोग सक्रिय हुए, शिवसेना को अपने साथ मिलाया गया, सरकार बनी और मुझे मंत्री पद दिया गया। मैं आपको बता दूं एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे आबकारी विभाग दे दिया गया। पवार साहब ने से मैंने कहा कि मेरे स्वभाव में नहीं है तो मैं शरद पवार साहब ने, हाँ शरद पवार साहब जी, मेरे स्वभाव में नहीं है कि कोई शराब वाला डिपार्टमेंट में संभालूं, और वैसे भी मैं मुसलमान हूँ, हमारे यहाँ शराब पीना पिलाना सब हराम है। तो बोले अब्दुल बारी बिहार में संभाल चुके हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब यूपी में संभाले मायावती जी के रिजिम में, तो आपको क्या मेरे स्वभाव में नहीं, आप मुझे मत दीजिए। तो फिर 2 डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पहले भी था और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दिया, तो 2 डिपार्टमेंट ये थे मेरे पास। फिर मुझे 2 डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन मिनिस्टर बनाए गए, पालक मंत्री जिसको कहते हैं। भंडारा जो मध्य प्रदेश, गोंदिया जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, और परभनी जो तेलंगाना के बॉर्डर पे है। और फिर भंडारा की एडिशनल जवाबदारी दी गई संपर्क मंत्री की। जब इतना लोड था हमारे ऊपर तो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम, जो मेरी बेटी है जो चुनाव में पूरी हमारी जो मशीनरी थी वो संभालती थी, तो उसको मैंने कहा कि अभी ये रोज़मर्रा के जो काम है कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो आपको देखना पड़ेगा, तो वो देखने लगी। फिर कोविड आया, उसके बाद लगातार काम चलता रहा, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी देखती रही, और बीच में फिर आर्यन खान वाला मामला आने के बाद मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया। आपका कनेक्शन, आपने दाऊद की बात की, कोई ऐसा मामला मेरे ऊपर है नहीं कि कोई दाऊद कनेक्शन। बीजेपी तो चिल्लाती रहती है कि दाऊद से संबंध है आपके, अंडर वर्ल्ड से संबंध है आपके। देखिए, कोई व्यक्ति 5 बार विधायक रहे, 6 बार मंत्री अलग अलग विभाग का रहे, और उससे करप्शन में जब आप नहीं घेर पाते हैं तो किसी को भी, मुसलमान हो तो दाऊद, आतंकवादी, टेररिस्ट, देशद्रोही, इस तरह की टैगिंग करना बहुत आसान चीज़ें होती। लेकिन बार बार मैंने कहा है कि जो लोग मेरी बदनामी के लिए इस तरह से बातें कर रहे हैं, हम सभी को नोटिस भेजेंगे, या तो वे माफ़ी मांगेंगे, या हम डिफेमेशन का सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस उन पर डालेंगे। देवेंद्र फडणवीस पे, सब पे, कोई भी हो, कितना बड़ा भी नेता हो, ये तो चीज़ें होने वाली है। जहाँ से हम रुक गए थे फिर मैं बात कर, तो मनी लॉन्ड्रिंग में मेरी गिरफ्तारी हो गई। 17 महीने हम लोग कस्टडी में रहे, उसी दौरान जेल में और फिर अस्पताल में। फिर सुप्रीम कोर्ट से मेरी जमानत हुई मेडिकल ग्राउंड पे। उसके बाद एक्सटेंशन होते होते तीसरी बार मुझे मेडिकल बेल ही एक्सटेंड की गई। जब तक हाई कोर्ट अपना डिसीजन नहीं देते वो उसकी कालावधि तय कर दी गई। उसके बाद जब मैं दफ्तर में बैठा तो मेरे दफ्तर में 2 केबिन है, एक सना दे पे बैठती है और दूसरे पे मैं। तो सना सुबह 11 बजे आती है, मैं 10 बजे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज के, पति का, परिवार के और काम करके। तो भीड़ उसी तरह आती थी जैसे पहले मेरे पास आती थी। तो जब मैं अपने स्टाफ को कहता था कि बुलाइए, क्या काम है, उनके काम निपटाते हैं, तो स्टाफ कहने लगा कि मैडम के लिए लोग बैठे हैं, आपसे मिलने के लिए 1-2 लोग आ जाते थे। लगातार जब 15 दिन तक इसी तरह से चलता रहा मामला, तो मैंने तय किया उसी वक्त कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सना को चुनाव लड़ाऊंगा। फिर जब लोकसभा के नतीजे आए तो शिवाजी नगर की जनता लगातार मेरे पास आने लगी। कुर्ला हम रहते हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी पहले एक थी। उनका कहना था कि आप चुनाव लड़ें। वो छोटे व्यापारी हों, एनजीओ के लोग हों या हमारे गांव घर के लोग हों, सभी लोग ये आग्रह कर रहे थे कि आप चुनाव लड़िए। शुरुआत में मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनका किसी का जमता नहीं होगा तो मुझे लोग लड़ाना चाहते हैं। लेकिन जब जानकारी मैं ज़मीनी स्तर की लेने लगा तो ड्रग का साम्राज्य फैला हुआ है। 10 साल के बच्चे भी नशे के आदी हो रहे हैं। हर 15 दिन में एक हत्या हो जा रही है, और हत्या करके उसकी वीडियो बना के वायरल की जाती है। पूरी तरह से गुंडा राज है। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अगर कोई विरोध कर दे, एनजीओ के लोग, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी से महिला लड़ रही है जिसके कपड़े फाड़े गए थे, अभी आप उससे मिल भी सकते हैं, जाके गई थी, गंदगी की सफाई की कंप्लेंट लेके,
और उन लोगों बदतमीजी की को, उसके हाँ, साथ। बदतमीजी की, कपड़े फाड़ दिए, ऐसी वीडियो भी है। फिर उनके एक विधायक, एक नगर सेवक हैं, कॉरपोरेटर, महिला कॉरपोरेटर के पति हैं, उनका नाम है फहद आज़मी। किसी ने इनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ बयान दे दिया तो लाठी, मोटरसाइकिल पे बैठ के लाठी का एक उन्होंने वो निकाला, शो, रोड शो, और मेगाफोन पे कहते हैं कि पिछवाड़ा लाल कर देंगे, हिम्मत है तो करके दिखाओ। तो इतना भय का वातावरण और ये सारी चीज़ें सामने आई तो मैंने तय किया अब हम चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव लड़ने का, दोनों सीट लड़ना तय हुआ, अजीत पवार के साथ हम लोग थे। मैंने अजीत पवार जी से कहा देखिए ऐसा है, सना तो वहाँ लड़ाएंगे लेकिन जनता चाह रही है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ, तो आपको परेशानी होगी, बेहतर है हम दोनों सीटों पे इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और आप अपना देखें कैसे आपको आगे पॉलिटिकली जाना है। इंडिपेंडेंट क्यों लड़ते हैं? या उन्हें कोई मेरी टिकट पे आपत्ति हो कि आप जेल से होके आए हैं, हाँ, और बीजेपी ये स्थापित कर रही है कि आपके अंडरवर्ल्ड से क्या संबंध हैं, ये प्रचार कर रही है आपके खिलाफ, इसलिए आपको लगा कि अजीत पवार साहब के इमेज में डेंट हो जाएगा? नहीं, उनकी इमेज में नहीं, मुझे टिकट देते समय कोई ऑब्जेक्शन, जिन लोगों के साथ अभी एडजस्टमेंट में है, बीजेपी के साथ एडजस्टमेंट में है अजीत पवार, तो उनको लेके कोई परेशानी हो तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार हूँ। और दोनों सीट, ऐसा नहीं कि एक पार्टी से लड़ूँ एक इंडिपेंडेंट, दोनों सीट लड़ेंगे तो इंडिपेंडेंट, नहीं तो आप चाहोगे तो पार्टी से हम लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको पार्टी से ही लड़ना है। और फिर दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लगातार मेरा विरोध करती रही। शिंदे साहब का कैंडिडेट वहाँ पे लड़ रहा है महायुति के उम्मीदवार के रूप में, सुरेश पाटिल, बुलेट पाटिल बोलते बुलेट हैं। बुलेट पाटिल एक कांस्टेबल था किसी ज़माने में और 1600 वोट पाकर वो नगर सेवक बन गया था। फिर अभी भी कल तक वो पार्टी में नहीं, ठीक है, वो लड़ रहा है, उसका अपना काम है। तो दादा ने हमें उम्मीदवारी दी और हम चुनाव लड़ रहे हैं दोनों सीटों पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विरोध में खड़ी है, शिवसेना भी खड़ी है, लगातार उनके सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे, चाहे महायुति के हों या चाहे महाविकास आघाड़ी के, सभी लोग अपने अपने उम्मीदवार का चुनाव लड़ा रहे हैं और जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। जनता मुझे चुना रही है। ये बात पूछना ज़रूरी भी है आपसे। अजीत पवार साहब बीजेपी के साथ हैं, उप मुख्यमंत्री सरकार में, आप हैं तो उन्हीं की पार्टी में। बीजेपी के नेता कह रहे हैं आके महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कि तमाम नारे बीजेपी के नेता लगा रहे हैं आकर के। आप एक मुसलमान हैं और आपको पता है कि जब ये नारे लगाए जाते हैं तो किस तरफ इशारा किया जा रहा है। देखिए, ये बाहियात नारे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी इस तरह के नारे लगाते हैं, लगाते रहेंगे। लेकिन धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। शायद आपको याद हो कि नहीं, 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, पूरा देश दंगों में झोंक दिया गया। मुंबई में भी दंगे हुए, उत्तर प्रदेश भी झुलस रहा था, कल्याण सिंह जी की सरकार गिराई गई, मतलब भंग की गई, और 4 महीने में चुनाव हुआ, बीजेपी का सफाया हो गया। अभी पिछले लोकसभा में कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बना और राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ा गया। अलग अलग तरह के बयान आने लगे चुनाव के दौरान, बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई। धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र ज़्यादा नहीं होती और इस तरह के बयानों से बहुत चुनाव में फ़ायदा होता है। अगर किसी को लगता है तो हमें लगता है उनकी गलतफहमी, और ऐसी चीज़ों का समर्थन हम नहीं कर सकते। एक दूसरा ये है कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, हम लोग तो एकता के पक्षधर हैं, लेकिन उनकी नीयत क्या है, कौन किस नीयत से बोल रहा है मुझे पता नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, भाषा बोलने वाला हो, सब एक रहें। अनेकता में एकता ही हमारे देश की एक ताकत है। साहब ये बताइए, आप ये बात बोल रहे हैं और आप जिस पार्टी में हैं तो गठबंधन में है बीजेपी के, आप लोग कह रहे हैं, अजीत जी का भी स्टेटमेंट सुन रहा था, आप भी कह रहे हैं कि नारों से आप लोग बिल्कुल किनारा कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल अग्री नहीं करते हैं, लेकिन अंत में चुनाव तो साथ ही लड़ रहे हैं ना। देखिए, मुख्यमंत्री तो है ही है ना बीजेपी के साथ, कि आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, विचारधारा की कोई बात नहीं है। जो आइडियोलॉजी को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम आइडियोलॉजी में बहुत ही क्लियर हैं, उसमें कोई भी समझौता नहीं। लेकिन आज महाविकास आघाड़ी में जो दल हैं, उद्धव जी किसके साथ थे कल तक, या पवार साहब 1978 में जब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने
और जब तक वे कांग्रेस में 1987 तक नहीं आए थे तब तक भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की राजनीति में करते रहे। तो क्या उनकी आइडियोलॉजी बदल गई? एक फिर मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी थे, 89 में जनता दल के फॉर्मेशन में क्या भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से वे मुख्यमंत्री पद में नहीं बैठे? क्या लालू यादव जी नहीं बैठे? क्या ममता बनर्जी नहीं बैठी? लेकिन तब आप बटेंगे तो कटेंगे के नारे लग रहे थे जरा ऐसे। सुनिए तो। जी। क्या महबूबा फारूक अब्दुल्ला या कम्युनिस्ट पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में नहीं थी? पॉलिटिकल एडजस्टमेंट लोगों ने किया, हमारा भी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। अपनी शर्तों पे हम लोग राजनीति करेंगे। अगर सरकार बननी होगी तो ये ज़रूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे कोई सरकार में शामिल हो। और जिस तरह के हालात हैं महाराष्ट्र में, बिल्कुल नेक टू नेक लड़ाई चल रही है। और अजीत पवार जी जिस हैसियत में, हमें लगता है हम डिक्टेट करेंगे अपने टर्म्स। अपने टर्म्स डिक्टेट करेंगे, यानी अजीत पवार तय करेंगे कि सरकार किसकी बने, या अगर सरकार बन रही है महायुति की तो अजीत पवार तय करेंगे कौन मंत्रालय किसका हो या उनकी उनका क्या हो। मंत्रालय ने जो विवादित चीज़ें हैं उसको आज चंद्रा बाबू तो डिक्टेट कर रहे हैं ना। तो अजीत पवार के सेकुलर होने पे कोई शंका नहीं। मैं आपको बता दूं, पिछले 6 महीने के इसमें जो खासकर मुसलमानों को लेके बात हो रही है, जो विषय है, विशालगढ़ की घटना हुई, कांग्रेस के लोग चुप रहे। सातारा में एक घटना हुई, कांग्रेसी चुप्पी साधे रहे। मीरा भाईंदर रोड की घटना में कांग्रेसी चुप्पी साधे रहे। यहाँ तक कि मुसलमानों का डेलीगेशन जब जाता है तो कहते हैं अगर हम ओपनली कोई बयान देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। एमएलसी की सीट में टिकट देने का मामला आया, मुसलमान अड़ा हुआ था कि हम लोगों को तो दिया नहीं। अजीत पवार ने कहा मैं एमएलसी एक बनाऊंगा, बना दिया। अजीत पवार ने कहा कि जो अभी टिकट बांटूंगा 10% मुसलमानों को टिकट दे दूंगा, दे दिया। उद्धव ठाकरे के यहाँ डेलीगेशन ले जा के मुसलमान थक गया। पवार साहब मात्र 2 सीटों पे दे रहे हैं उम्मीदवार, एक तो सना के सामने है और एक ऐसी सीट जहाँ मुसलमानों की संख्या ही नहीं है, वहाँ पे आपने दे दी। कांग्रेस जो परंपरागत सीट थी उससे आगे बढ़ नहीं पाई। एक सीट जहाँ हफीज़ नाम का जालना में एक व्यक्ति मांग रहा था उसे नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन आप देते नहीं। आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं लेकिन मुसलमानों तो फिर वो उनके अलाइज बटेंगे तो कटेगा बयान में नहीं दे रहे हैं ना। देखिए बयान उनके वो तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये सब बयान तो नहीं दे रहे हैं। ये आप देवेंद्र फडणवीस साहब आपके कलीग हैं, मतलब कलीग, मेरा कलीग ने, मेरे बहुत मुझ पर प्रेम है उनका। हाँ बहुत प्रेम है, वही बोल रहे हैं, पर हैं तो आपके कलीग ही। देखिए मैं आपको बता, वो भी एमएलए, आप भी एमएलए। वो कह रहे हैं जिहाद, फलाना जिहाद, औरंगजेब, ये सब सारी बातें कर रहे हैं। ऐसा है, अभी उत्तराखंड में मस्जिद को लेके विवाद हुआ, बहुत तगड़ा विवाद हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का बयान आया था कि कांग्रेस के मंत्री का कि मस्जिद तोड़ दो। हिमाचल प्रदेश में? हाँ हिमाचल में। किसका बयान था? कांग्रेस के मंत्री का। तो कांग्रेस सेकुलरिज्म का कौन सा प्याला पी के आई है, और कौन सा कांग्रेसी कब भाजपाई हो जाएगा कोई गारंटी है? जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कल तक भारतीय जनता पार्टी के पाले में बैठे थे। हमें लगता है ठीक है, चीज़ें चल रही, चलने दो, लेकिन कोई भी व्यक्ति, जहाँ तक आइडियोलॉजी का सवाल है, बहुत सारे नेता महाराष्ट्र में जो क्लियर कट अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करते। एडजस्टमेंट पॉलिटिकली पवार साहब ने भी किया, दादा भी कर रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी कोई छोड़ा नहीं। आपको पास ऑप्शन था कि अजीत पवार साहब के साथ रहें, शरद पवार के साथ जाएं। देखिए जो मेरे संकट में आया साथ रहा, मैं उसके साथ हूँ। जब मैं जेल में 17 महीने था, दोनों बेटियां मेरी संघर्ष कर रही थी, तो क्या परिस्थिति हमारी थी कोई पूछ नहीं रहा था। लेकिन अजीत पवार लगातार हर समय हमारे साथ थे। जब मेरी बेटियों से पूछता था, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, करने चाहते थे, लेकिन अजीत पवार की मजबूती से मेरे साथ खड़े रहने से मुझे कहीं ना कहीं एक आधार मिला था। ये सच्चाई है। और मेरे परिवार के लोगों ने तय किया कि संकट में जो हमारे साथ था, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन संकट के समय जो आपके साथ हो उसके साथ रहना चाहिए, और हम उनके साथ हैं। शरद पवार जी के खिलाफ कभी बयान देते हैं आप, कभी बोलते हैं कुछ बात? नहीं, मैं जिस नेता के साथ जब कभी मैंने काम किया, मैं समाजवादी पार्टी में 1995 में पहली बार कांग्रेस में था, पवार साहब मुख्यमंत्री थे। मैं जब टिकट बंटवारे का इंटरव्यू हो रहा था, मैंने कहा था टिकट दो या ना दो, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। नहीं दिया। राज बब्बर जी
से मैं मिला, नेताजी से बात करके उन्होंने टिकट दे दी, मैं हार गया। फिर उपचुनाव में टिकट दी, मैं जीत गया, मुझे मंत्री बनाया। लेकिन जिस तरह से आजमी साहब विवाद खड़ा कर रहे थे, तो हमने नेताजी से बात करके, राज बब्बर से बात करके पार्टी छोड़ी थी। जिस नेता के साथ जब कभी भी हम रहे, किसी के खिलाफ कभी व्यक्तिगत उसका विरोध या उनके खिलाफ कोई बयान आज तक हमने नहीं दिया। अबू आज़मी साहब 2009 में विधायक, 2014 में विधायक, 2019 में विधायक, 3 बार विधायक हैं। पूरी ताकत महाराष्ट्र विकास आघाड़ी लगा रही है उनके पीछे, उनके तमाम नेता प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अलग थलग पड़ गए हैं, नवाब मलिक वर्सेस ऑल ज़्यादा हो गया, और आपके लिए बीजेपी, चूंकि आप हैं तो महायुति के सदस्य, लेकिन महायुति, मैं महायुति का सदस्य नहीं हूँ। अब अजीत पवार जी तो हैं ही, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहाँ ढकी छुपी बात है? वो तो आप तो चुनाव लड़ ही रहे हैं ना उन्हीं की पार्टी से। तो अब वहाँ आपके सामने महायुति का कैंडिडेट भी है, शिवसेना शिंदे साहब ने दे रखा है, घिर गए आप चारों तरफ से। देखिए, मैं हमेशा जब भी चुनाव लड़ा, नवाब मलिक वर्सेस ऑल का ही चुनाव रहा। पार्टी के भीतर से भी विरोध, और ऑल पार्टीज को ये लगता था ये जीत गया, एक बार पैर जमा लिया तो फिर ये हटेगा नहीं। चाहे अनुशक्ति नगर हो, चाहे नेहरू नगर हो, या अब शिवाजी नगर हो, तो ये तो भय उनको सताते रहता है। और इस तरह के चुनाव हमने कई लड़े हैं, लेकिन पहली बार मुझे सबसे आसान जीवन का चुनाव लग रहा है। क्योंकि जब जनता चुनाव आपको लड़ाने लगती है, तो जनता पूरी तरह से अपने हाथ में चुनाव ले ले, तो मुझे लगता है उससे आसान चुनाव कोई हो नहीं सकता। लोकलाइज चुनाव लड़ रहे हैं, लोकलाइज तरीके से लड़ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं हो रहा है चुनाव। नहीं, राष्ट्र को लेके, महाराष्ट्र को लेके जनता को कुछ लेना देना नहीं है। मुंबई में लोगों को, महाराष्ट्र में किसानों की समस्या पे चुनाव होते ही नहीं, शहर की अपनी समस्या, स्थानिक समस्या पे चुनाव होते हैं। हमें लगता है जब भी मुंबई की कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव होते हैं, उसमें मुंबई सेंट्रिक इश्यूज़, जहाँ पे आप वोट मांगने जाते हैं, वही सामने आते हैं। कोई देश के मुद्दे या स्टेट के मुद्दे कभी नहीं आते। मुझे याद है जब 2019 में चुनाव हुए और ठन गई सब लोगों की, तो आपके बयान बड़े आते थे। अजीत पवार साहब पहले चले गए, शपथ ले ली, फिर आए और शरद जी वापस हम लोगों ने लाया। अजीत जी को आप वापस लेके आए, मुझे याद है खूब सारे। मैं तो दोनों तरफ समझा रहा था कि इन्हें हमको वापस लाना है, और उन्हें भी समझा रहा था कि आपने गलत फैसला किया है, आपको वापस आना है। नहीं, हमने लाया उन्हें, लेकिन पार्टी के भीतर कुछ लोग थे कि वो चाहते थे ना आए। सुप्रिया सुले जी के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, और दूसरे लोग। बोलिए ना खुल के, क्या है अब, क्या है अब तो आप अलग हो गया। दूसरे लोग सब जानते हैं ना कौन लोग हैं, पवार सब खुद जानते हैं। चुनाव के बाद क्या होगा? देखिए, चुनाव के बाद तो पूरी तरह से कांटे का मुकाबला है, लेकिन क्या होगा 19 में कोई कह रहा था क्या होगा? मतलब 19 से तो 5 साल में राजनीति बदल गई महाराष्ट्र की, तो फिर और बदल सकती है, और भी बदल सकती है। कल को मामला कुछ फंसा महायुति का, मान लीजिए। देखिए, राजनीति, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए पहले साहब, मतलब बोलिएगा, आप राजनीतिक आदमी है, मुझे थोड़ा फंसाने तो दीजिए थोड़ा सा आपको। कल को महायुति थोड़ा सा 19 रह जाती है, फिर वो समय का चक्र घूमता है, फोन आता है कि भाई आ जाओ वापस, सरकार बना लेते हैं हम लोग, तो नवाब मलिक मनाएंगे अजीत पवार को कि छोड़िए बीजेपी का साथ, एकनाथ शिंदे साहब का साथ, इधर आ जाइए। देखिए, लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है। परिवार एक कब हो जाएगा किसी का, सभी कार्यकर्ता दोनों तरफ, या महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है कि नेता एक हो जाए, लेकिन दोनों नेता तय करेंगे होना है कि नहीं होना। लेकिन एक चीज़ ये क्लियर है कि जिस तरह से चुनावी माहौल है, किसी भी पार्टी का आज ये दावा करना, किसी भी गठबंधन का, कि हम क्लियर कट मेजोरिटी ले आएंगे, ऐसी परिस्थिति नहीं है। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। लेकिन एक बता दूं कि अजीत पवार के बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी। अजीत पवार के बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी, तो दोनों ही ऑप्शन अजीत पवार के सामने खुले हुए हैं। राजनीति में कौन किसका परम मित्र परम शत्रु होता है? परिस्थितियां दोस्त दुश्मन बदल देती हैं। परिस्थितियां दोस्त और दुश्मन बदल देती हैं। मैं एंड की 2-3 लाइन रिपीट करके वापस से थोड़ा सा मजबूती कर देता हूँ। नवाब साहब, आखिरी सवाल आपसे, अनुशक्ति नगर की बात करें, जहाँ से आपकी बेटी है, आपको खुद का चुनाव भी जीतना है और आपकी बेटी का डेब्यू है,
तो आप एक साथ 2 चुनाव लड़ रहे हैं और आपने कहा कि जो मेरा चुनाव होता है वो नवाब मलिक वर्सेस ऑल होता है। बेटी को भी जिताना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मुझे लग रहा है कि शायद वो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए। यहाँ से जीशान को टिकट मिला है, जीशान तो माफ़ कीजिएगा, फहद को टिकट मिला है, माफ़ कीजिएगा माय बैड, फहद को टिकट मिला है। वो और उनकी पत्नी एक्ट्रेस हैं स्वरा भास्कर, दोनों कैंपेन कर रहे हैं और आपके पुराने सहयोगियों से की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2 युवा मैदान में हैं, वहाँ 2 पुराने धुरंधर, आपकी सीट पर आप और अबू आज़मी, यहाँ सना और फहद, तो दोनों इधर 2 युवा, उधर पुराने 2 दुश्मन, पहले दोस्त और अब राजनीतिक दुश्मन। कितनी बड़ी चुनौती है 2 सीटों पर? मैं आपको बताऊं, यहाँ तो लगातार काम हुआ है और यहाँ जिस तरह से आप देखेंगे कार्यालय में कोई है ही नहीं। देखा अगर नहीं कोई नया आदमी आ जाएगा तो बोले चुनाव कार्यालय में तो साए कोई बैठा ही नहीं है। जब किसी चुनाव कार्यालय में भीड़ ना हो तो ये समझ लीजिए नियोजित तरीके से चुनाव चल रहा है। तो यहाँ हमारा बूथ वाइज कैडर है। यहाँ भी सभी पार्टियाँ जो नेता होते हैं उनकी तो इच्छा ही होती है कि मामला गड़बड़ा जाए। लेकिन मैं आपको साफ कर दूँ, सना हो या मैं, जब नतीजे आएंगे तो इतनी बड़ी मार्जिन होगी तो आप चौंक जाएंगे। इतना ऐसा नतीजा कह सकते, कहीं अपोजिशन यह ना बोलने लगे कि मशीन की टेम्परिंग तो नहीं हो गई। इतना भयंकर बम्पर वोट से दोनों जीतेंगे हम। मलिक साहब जेल रह के आए हैं, थोड़ी सिंपैथी भी हो सकती है लोगों में। उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, उन्होंने काम देखा, बुरे दौर से गुजरे हैं मलिक साहब और उनका परिवार, क्या इसकी सिंपैथी मिलेगी? अजीत पवार ने इनके साथ खड़े रह करके दिखाया है कि नहीं, अगर बीजेपी इनको कह रही है कि अंडरवर्ल्ड से इनके संबंध हैं, मैं नहीं मानता, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। उधर सामने अबू आज़मी, उनके बेटी के सामने एक युवा उम्मीदवार जिनकी पत्नी का एक स्टारडम है। तो आसान राह नहीं है और हर नेता कॉन्फिडेंट होता है। नवाब मलिक साहब भी यही कह रहे हैं, लेकिन ये साफ कह रहे हैं कि अजीत पवार के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। यही इंटरव्यू का सार है। सर, हमें वक्त दिया आपने अपने बिजी स्केड्यूल से, बहुत बहुत शुक्रिया।